मैं सबसे पहले फरियाबाद के आंदोलनकारी और क्रांतिकारी साथियों का मैं सलाम करता हूँ कि 10वां महीना लग गया, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। हम उसी पर कुछ बातें कह करके अपनी बात को खत्म करेंगे। साथियों, जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, चाहे पढ़े होंगे, चाहे 5 दिन पढ़े होंगे, चाहे 6, 7, 8, 22 इंटरमीडिएट BS जो भी पढ़े होंगे, जरूर उनकी कहानियां आप लोगों को पढ़ने के लिए मिली होगी। हमने भी उनकी कम से कम दर्जनों से ऊपर कहानियां पढ़े, उपन्यास पढ़े, बहुत कुछ हमने पढ़ा। कक्षा 9 में हमने पढ़ा एक कहानी मंत्र कहानी में जो मध्यम वर्ग होता है, मध्यम वर्ग के व्यक्ति का क्या चरित्र होता है, क्या व्यवहार होता है, उसमें दर्शाया गया है। एक गरीब आदमी के लड़के की तबीयत खराब हो जाती है और बहुत सीरियस में रहता है। उसके 6 बेटे मर गए थे, 7वां बेटा एक ही बचा हुआ था। उस बेटे को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास गए। डॉक्टर चड्ढा उसमें उनकी खेलने की टाइम हो गई थी और उसने कहा कि हम इस समय मरीज को नहीं देखते, मेरी टाइम हो गई। लेकिन उस लड़के के माँ और बाप ने लाग गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन डॉक्टर एक भी बात नहीं सुनी। यह कितना क्रूर और अमानवीय वह डॉक्टर का चरित्र था। उसका लड़का मर जाता है। साथियों, इसके बाद एक घटना और घटती है कि डॉक्टर चड्ढा के लड़के का जन्मदिन, जिसको आज के देश में बर्थडे कहा जाता था, वह उसका दिन पड़ गया और उसी दौरान वह सांप पालने का और सांप के साथ खेलने का उसका एक शौक थी। वह शौक करता था सांप से। वो अपने साथियों को, अपने गर्लफ्रेंडों को बार बार बहस करता था, मैं ये सांप पाला हूँ, इतना जहरीला सांप पालता हूँ। तो सभी साथियों ने बर्थडे में एक कमेंट कर दिया, करे आप तो सांप को दांत को तोड़ दिए हैं। उसे कहा नहीं, उसे खोल दांत को, सांप के दांत को ऐसे निकालता है, सांप गुस्से में होता है और सांप जो है डॉक्टर चड्ढे के चित्र को काट लेता है। उनकी मौत हो जाती है। पूरे क्षेत्र में हल्ला मच जाता है कि डॉक्टर चड्ढा का एक ही औलाद से मर गया। यह बात जिस लड़के की माँ बाप लेके आए थे, डॉक्टर चड्ढा ने उसको नहीं देखा। उसको पता लगी तो दो बुढ़िया और बुढ़वे ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, उनको तो कम से कम पुत्र का दर्द क्या होता है अब तो उनको एहसास होगा। बूढ़ी कहती तुम मानोगे नहीं, तुम उनके पास जरूर जाओ। क्या मैं नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उस बूढ़े का जीव नहीं माना। जब बुढ़िया सो गई तो रात को सोटा उठाया और चला गया और जा करके मंत्र पढ़ता है, बच्चा जिंदा होता है और जिंदा करके वो चला आता है। तो ये एक गरीब आदमी की क्या सोच होती है और एक बड़े आदमी की क्या समझदारी होती है, वो उसी प्रेमचंद ने बखूबी आज भी ऐसा होता है। उस जमाने में इस मंत्र कहानी को लिखा है। साथियों, मैं भी उनकी एक कहानी विध्वंस पढ़ा। विध्वंस कहानी में एक पुनगी नाम की कहार जाति की, पहले जो है जो सामंत होते थे, जो जमींदार होते थे, वह जो पर्यावरण जातियां होती थी, चाहे लोहार हो, चाहे कहार हो, चाहे बढ़ई हो, जो जातियां होती है उनको लोग गांव में बसाते हैं। एक दाना भूजने वाली औरत को उसने बसाया। वह दाना भूजती थी, वह कब खाती थी, दाना भूजते भूजते पसान हो जाती थी, कब खाती थी, कब बनाती थी, कोई इसको देख। जो दाना भूजने से मिलता था, गिरता था, उसी में नमक मिर्चा बना करके वो खा लिया करती थी। इतनी गरीबी थी और उसके यहाँ इतनी भीड़ हुआ करती थी। उसी दौरान जो जमींदार ने, जो मकर संक्रांति का बेला आता है, समय आती है, सत्तू भूजने की टाइम आती है, सत्तू भूजने के लिए चना भेजता है उनकी के पास। उसके लठैत आते हैं, उसके कारीगर आते हैं, कहते हैं कि यह तुमको भूजना। कहता मैं नहीं भूज पाऊंगा, इतने ज्यादा मैं नहीं भूज पाऊंगा। तो कहता है कि नहीं, आपको तुमको भूजना है। वो कह के चला जाता है। इसके बाद वो दाना भूजती है, दाना भूज नहीं पाती है, तब तक जमींदार आता है और उसके फरसाण को फोड़ देता है और वह रोने गिराते
फिर भी वह हिम्मत बांध करके वह भरसाण को फिर इकट्ठा करती है। फिर जमींदार आता है और फिर वह तैस में आकर के मुर्गी खड़ी हो जाती है। मैं अपने मेहनत की कमाई खाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ, मैं तुम्हारा नहीं खाता हूँ। तुम्हारी जो अच्छा वो बेगारी भी करती थी और दाना भी भूनती थी। अंत में साथियों वह अपने लठैतों को भेज करके उसकी मड़ई, उसका घर फूंक देता है, वह जल जाती है, वो भी उसमें जल जाती है। इतनी क्रूर और अमानवीय व्यवस्था इस विध्वंस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बखूबी वर्णन किया है, जो आज के परिवेश में ऐसा हो रहा है। तो साथियों मैंने एक कहानी अभी उपाध्याय जी बता के जा रहे थे, कफन। हिंसू और माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन दोनों उस समय आलू भूज रहे थे, ठंडी की टाइम थी, लेकिन दोनों उस औरत को देखने नहीं जा रहे थे। वो बार बार चिल्ला रही थी कि अगर बाप सोचता था कि मैं चला जाऊंगा तो वह आलू बेटा खा लेगा, और बेटा सोचता था कि मैं जाऊंगा तो मेरा बाप आलू खा जाएगा। इतनी गरीबी थी। ऐसे गरीबी में, ऐसे व्यवस्था में वह उसकी तेज आवाज में प्रसव पीड़ा के दौरान वह माधव की पत्नी मर जाती है। मरने के बाद जाके देखते तो मर गाँव में लोग जुटते हैं तो 5 पैसा चंदा बटोरते हैं, चंदा को लेकर बाजार में जाते हैं, खूब बढ़िया खाते पीते हैं। मरी तो तौ लेकिन कुछ हमको खिला के तो जा रही है। क्या गरीबी थी। ऐसी व्यवस्था को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कफन की कहानी में बखूबी औरत, बखूबी चीजें, ये सब जो गांव की परिस्थितियां क्या है, गांव का यथार्थ क्या है, ये सारी चीजें मुंशी प्रेमचंद ने अपने, चाहे उनका कोई उपन्यास हो, चाहे गबन हो, चाहे गोदान हो, चाहे रंगभूमि हो, चाहे कर्मभूमि हो, उनके उपन्यास को आज के समय में प्रासंगिक है, उनको पढ़ना चाहिए। वह भारत के नहीं बल्कि दुनिया स्तर के उपन्यास सम्राटकार है, कहानीकार है, उनको जरूर जानना चाहिए, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। तो साथियों इस तरह की कहानी मुंशी प्रेमचंद ने अपने साहित्य में लिखा है और पिरोया है। साथियों आज भी गांव में जात बिरादरी, ऊंच नीच, सारी व्यवस्था मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है आज भी प्रासंगिक है। साथियों मैं अपना एक दृष्टांत कहना चाहता हूँ। जब मेरा छात्र जीवन था उस समय जैसे यहाँ का जमुआ हरिराम गांव है, उसी तरह से जमुआ सागर हमारे इलाके में गांव है। वहाँ पर अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के दलित बस्ती और यादव बस्ती में संघर्ष हो गया। एक तरफ मूर्ति को बैठाने के लिए चमार एक तरफ खड़े हो गए, अहिर कोई लोहार एक तरफ खड़े हो गए। मैंने क्या किया, यही पंचशील का झंडा लेकर के जा करके जहाँ स्थान था मैंने गाड़ दिया। सारे अहिरों का जो राइफल बंदूक वो साथ में लिए थे, मेरे बिरादरी होने के नाते वो जमीन पर रख दिए और वापस चले गए। मैंने अपने क्षेत्रों में छुआछूत को लेकर के, जात बिरादरी को लेकर के, अंधविश्वास को लेकर के, पाखंड को लेकर के सन 89-90 से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो सब बिरादरियों के घर खाना पीना उठना बैठना मेरा ही काम बन गया था। आज भी मैं ऐसा करता हूँ। अहिर बड़ा कमेंट करते हैं कि बिरादरी से बाहर हो गया, बेकार हो गया, इसी कोई औकात नहीं है, लेकिन आज वही सारे काम लोग कर रहे हैं। अगर आज जो है रोटी का संबंध दावत खाने की बात हम नहीं करते हैं कि किसी का भंडारा हुआ, किसी का बरच्छा तिलक हुआ, जाकर खाना खा लिए, उसको हम नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन हम चूल की रोटी की बात करते हैं। बड़े समाजवादी बनते हो, बड़े जातिवाद के विरोधी बनते हो, तो चमार जाति जो भंगी जाति के आदमी को जो तुम्हारे दोस्त यार है, अपने थाली में अपने चूल की रोटी खिलाने का काम करो और अपने जाकर के उनकी चूल की रोटी खाओ, तब जाकर के यह जात बिरादरी की व्यवस्था बेटूकर होगी। नहीं तो आज के डेट में जात के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर सत्ता है, जात के नाम पर सत्ता है। आप लोग बखूबी जान रहे हैं, यहाँ पर सबको लड़ाया जा रहा है। अरे तो सभी के सभी लोग को
इस आंदोलन को चमरौटी बना दी। मैं तो रामाश्रय आता हूँ, मैं चमार हूँ क्या? मेरी जमीन जा रही है क्या? हा? तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती है। सब बातों को भूल करके आप लोग संघर्ष करें, विजय अवश्य मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद।